डॉक्टर पुलकित को जल्दी से जल्दी कुछ करना था, वरना सिचुएशन उसके हाथ से निकल सकती थी। तुरंत ही डॉक्टर पुलकित ने अपने दिमाग के साथ साथ अपना मुंह चलाते हुए कहा, डीन सर, क्या मैं जान सकता हूं कि उस मरे हुए इंसान से आपका क्या रिश्ता है? क्या आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं? आप परेशान मत होइए, ये मैटर आप हम दोनों पर छोड़ दीजिए। हम आराम से हैंडल कर लेंगे। इस कमरे में बहुत बदबू है, क्यों ना आप बाहर। इससे पहले कि डॉक्टर पुलकित अपनी पूरी बात कह पाता, डीन लोचन शाह ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, बॉडी कहाँ है? उसका तो वो बॉडी का तो अंतिम संस्कार हो गया। जब डॉक्टर पुलकित ने डीन लोचन शाह का कठोर चेहरा देखा, तो डॉक्टर पुलकित भी पैनिक मोड में आ गया था। सैंपल का क्या हुआ? जब उस पतले डॉक्टर ने देखा कि डीन लोचन शाह सवाल जवाब से पीछे हटने वाले नहीं है, तो उसके हाथ पैर दूजने लगे थे। वो हमने स्पेसिमेन नहीं रखा। नॉनसेंस! क्या तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी काम करता है। जैसे ही उस पतले डॉक्टर के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही डीन लोचन शाह ने चिल्लाते हुए डांटना शुरू कर दिया था, अगर तुम दोनों ने मुझे सच नहीं कहा तो मैं तुम दोनों की जिंदगी नरक बना दूंगा। ये सफेद कपड़े पहनकर तुम दुनिया के सामने बहुत होशियारी मारते हो, लेकिन जब इन सफेद कपड़ों की रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी और डिटर्मिनेशन की जब बात आती है, तो तुम लोग अपने आप को बेच आते हो। लेकिन ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं तुम दोनों को 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। मुझे सच बता दो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। अगर नहीं बताओगे तो अपनी जिंदगी पुलिस स्टेशन में काटने के लिए तैयार हो जाओ। डीन लोचन शाह की कड़क और फर्म आवाज सुनकर उस पतले डॉक्टर का साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो गया था। उसे समझ आ गया था कि डीन लोचन शाह इस केस को छोड़ने वाले नहीं हैं और उसका फंसना तय है। इसीलिए तुरंत ही उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, डीन सर, सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। दूसरी तरफ शमशान घाट के बाहर ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस खड़ी थी। उस कार में दो लोग बैठे थे, एक आदमी और एक औरत। आदमी करीब 35 से 40 साल का होगा, हल्का मोटा भी था, लेकिन वो औरत करीब 21 या 22 साल की थी। ब्लू कलर की डेनिम स्कर्ट के साथ उसने एक व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना था। अभिमन्यु, तुम्हें क्या लगता है उस लड़के की क्या हालत हो रही होगी? ये बोलते हुए उस औरत ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया था। उस लड़के की हालत से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो उसकी अकड़ से मतलब था। एक झटके में मैंने उसकी हेकड़ी निकाल दी। उसकी हिम्मत तो देखो, उसे मुझसे मुकाबला करना था। मुझसे, अभिमन्यु पराशर से। वो सोच भी नहीं सकता है कि मैंने जवानी में ही किसी से सेरेनिटी टेक्निक सीख ली थी, और उसकी मदद से आज मैं उसे और उसके होटल को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला हूं। बस 3 दिन के अंदर अंदर उसकी कंपनी के सारे शेयर गिर जाएंगे और उसे लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। जैसे ये शब्द अभिमन्यु के मुंह से बाहर आए, वैसे ही वो लड़की जोर जोर से ताली बजाते हुए बोली, वाओ, 3,000 करोड़! अभिमन्यु, तुम बहुत औसम हो। सिर्फ एक मेरा अभिमन्यु ही है जो बैठे बैठे किसी का भी नुकसान करा सकता है। उस औरत की मीठी चुपड़ी बातें अभिमन्यु को काफी पसंद आ रही थी, लेकिन अचानक से अभिमन्यु को कुछ याद आया और उसने उस औरत से कहा, अच्छा हाँ, मैंने तुमसे ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए कहा था, क्या तुमने पोस्ट किया? मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे लगता है कि लोगों को वो सब देखने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। जैसे ही उस औरत के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ट्रोल करने वाली आर्मी बनानी होगी। ट्रोल करने वाले लोग ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर तुमने पैसा खर्च किया तो वो आर्मी तुम्हारे साथ खड़ी रहती। जैसा तुम चाहो वैसा होता है फिर। अभिमन्यु ने कड़क अंदाज में उस औरत से कहा। अभिमन्यु की बात सुनकर वो औरत टूटी हुई नजर आई और तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अभिमन्यु, इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा था कि तुम पैसा खर्च करके ट्रोल आर्मी खड़ी करोगे। अब मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? सारा प्लान अभिमन्यु ने ही सेट किया था और भीड़ की वजह से ही अभिमन्यु को अपने प्लान में जीत मिलती। इसीलिए अभिमन्यु का पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने में
और होटल द व्रीसा की रेप्यूटेशन को खराब करना था। शिट, तुम कितनी चिपकू इंसान हो। खैर छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें प्लान बता देता हूँ। कल तुम्हें मेरी बीवी होने के नाते फिर से उस होटल में जाकर हंगामा करना है और कम से कम 500 करोड़ रुपए क्लेम करने हैं। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दे दूंगा। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी होगा? अभिमन्यु की बात सुनकर उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वाओ, 100 करोड़ रुपए! अभिमन्यु, क्या तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? उस लड़की ने अभिमन्यु से कहा। नॉनसेंस, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? क्या ऐसी कोई चीज है जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदी हो? अभिमन्यु की बात सुनकर वो लड़की खिलखिलाते हुए हंसी और तुरंत ही अभिमन्यु से सवाल करते हुए बोली, अभिमन्यु, अगर तुम दुनिया को इस बार धोखा देने में कामयाब हो गए तो क्या अब तुम एक मरे हुए आदमी नहीं माने जाओगे? तुम ऐसा बोल सकती हो, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं मरा हुआ इंसान हूं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूं। ये बोलते हुए अभिमन्यु कुछ ज्यादा ही नॉटी हो गया था। धक्का देते हुए उसने उस लड़की को सीट पर लेटाया और अपना एक हाथ उस लड़की की स्कर्ट में डाल दिया था। नहीं, रुको, रुक जाओ। जैसे ही उस लड़की ने देखा कि अभिमन्यु एक भूखे शेर की तरह उस पर टूटने वाला है, तो तुरंत ही उस लड़की ने चिल्लाते हुए अभिमन्यु को रोक दिया था। उस लड़की की यह हरकत देखकर अभिमन्यु चौंक गया था। तुरंत ही अभिमन्यु ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ये क्या बकवास है? पिछले 2 दिन से मैं एक मरे हुए इंसान की तरह एक ही पोजीशन में पड़ा था। आज जब मुझे हिलने का मौका मिला है तो तुम मुझे मारना चाहती हो? अभिमन्यु के एक्सप्रेशंस देखकर उस लड़की के चेहरे पर चार्मिंग वाली स्माइल आ गई थी। अभिमन्यु, मैंने इसलिए रोका क्योंकि हमने उस हरामी विराट जिंदल को सबक सिखाया। इस मौके पर पार्टी तो बनती है। एटलीस्ट वन पैग फॉर हिज डाउनफॉल। सेलिब्रेशन के बाद तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो। मैं ऊपर से नीचे तक और अंदर से बाहर तक सिर्फ तुम्हारी ही हूं। ये बोलते ही उस लड़की ने पैसेंजर सीट के सामने वाली ड्रॉर से एक रेड वाइन की बोतल बाहर निकाली और इसी के साथ एक वाइन ग्लास भी बाहर निकाला। एक वाइन का ग्लास देखकर वैसे तो अभिमन्यु को थोड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन जब डिंपल ने अपने हाथ से जाम भरा तो अभिमन्यु के मन से सारे शिकवे दूर हो गए थे। तुम किसी डिमोन से कम नहीं हो। तुम्हारे थॉट्स वाकई में काफी थॉटफुल हैं। ये बोलते हुए अभिमन्यु ने उस लड़की के हाथ से उस वाइन के ग्लास को उठाया और एक ही झटके में वाइन को अपने गले से नीचे उतार दिया था। उसके बाद अभिमन्यु ने उस वाइन ग्लास को साइड में फेंका और एक बार फिर से उस लड़की के ऊपर कूद पड़ा था। इस बार उस लड़की ने रेजिस्ट नहीं किया और अभिमन्यु किसी भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा था। करीब 1 से 2 मिनट बाद अभिमन्यु का पूरा शरीर कांपने लगा था और कुछ इस तरह से कांप रहा था जैसे मानो उसे जहर दे दिया गया हो। यू यू तुमने मुझे क्या पिलाया? अचानक से अभिमन्यु को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और इसी के साथ अभिमन्यु ने उस लड़की को चूमना बंद कर दिया था। अभिमन्यु ने उस लड़की का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु के शरीर में अचानक से इतना तेज दर्द होने लगा था कि अभिमन्यु अपने एक्शंस पर कंट्रोल नहीं रख सकता था। इसके बाद भी अभिमन्यु ने जैसे तैसे उस लड़की की गर्दन पकड़ी और लाल चेहरे के साथ कड़क अंदाज में बोला, यू बिच, तू मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत रखती है? मैं तुझे मारना चाहता हूं। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अभी अभिमन्यु ने उस लड़की की गर्दन पकड़ी ही थी कि तभी अचानक से रोल्स रॉयस का पीछे वाला दरवाजा खुला और एक आदमी उसमें अंदर आकर बैठ गया। डू यू नीड हेल्प? जैसे ही उस आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा और उस गंजे आदमी को देखकर अभिमन्यु की आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि वो गंजा आदमी और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु का ही सबऑर्डिनेट रजाक था। रजाक, तुम एकदम सही समय पर आए हो। ये इस बिच ने मेरे साथ साजिश रचने की कोशिश की है।
तुम इससे सबक सिखाओ। ये बोलते हुए भी अभिमन्यु को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जैसे ही अभिमन्यु ने देखा कि रजाक के हाथ में एक मिनरल वाटर की बोतल है, तो तुरंत ही अभिमन्यु ने उसके हाथ से वो बोतल ले ली थी और तुरंत ही पानी पीने लगा था। जब अभिमन्यु पानी पी रहा था, तब अभिमन्यु ने सोचा कि रजाक सिचुएशन को संभाल लेगा। लेकिन पानी पीने के बाद जब अभिमन्यु ने देखा कि रजाक अपनी जगह से हिला भी नहीं है, तो अभिमन्यु को इतना गुस्सा आया कि उसने उस पानी की बोतल को कार से बाहर फेंका और जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए अपनी कड़क आवाज में रजाक से कहा, यहां बैठे बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी का अभी इस बिच को पकड़ो। इसी के साथ अभिमन्यु की खांसी भी शुरू हो गई थी और वो जोर जोर से खांसने लगा था। खांसने के बाद जब अभिमन्यु ने अपने होश संभाले, तो अभिमन्यु ने देखा कि रजाक उस लड़की की तरफ बढ़ने की बजाय उसकी तरफ बढ़ रहा था और अचानक से रजाक ने अभिमन्यु का गला पकड़ लिया था। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बॉस हूं, धोखेबाज कहीं के। जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही रजाक ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे माफ करना बॉस, लेकिन मेरी नजरों में तो आप पहले ही मरे हुए इंसान हो। अब अगर मैं आपको अभी जान से मार भी दूं, तो भी कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये बोलते हुए रजाक ने और भी ज्यादा स्ट्रेंथ लगाते हुए अभिमन्यु का गला दबा दिया था। जब अभिमन्यु को महसूस हुआ कि अगर उसने रजाक को नहीं रोका तो कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाएगी, तो तुरंत ही अभिमन्यु एक ऑफर के साथ रजाक के सामने पेश हो गया था। रजाक, क्या क्या तुम्हें पैसा पसंद नहीं है? मुझे छोड़ दो। मेरी जान के बदले मैं तुम्हें अच्छा खासा कंपनसेशन दूंगा। जो 100 करोड़ रुपए मैं इस बिच को देने वाला था, वो तुम रख लो, लेकिन मुझे छोड़ो। अभिमन्यु का ऑफर सुनते ही रजाक जोर जोर से हंसने लगा था। अभिमन्यु को देखकर मन ही मन रजाक ने कहा, 100 करोड़ रुपए नहीं, मुझे तो तेरा सारा पैसा चाहिए बॉस। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें अल्लाह के पास जाना ही होगा। रजाक, तुम्हें अपना समय और अपनी ताकत को इस आदमी पर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी अब हमारे किसी काम का नहीं रहा है। ये बोलते हुए डिंपल पैसेंजर सीट से बाहर निकली और कार के दूसरी तरफ जाकर पीछे वाली सीट पर रजाक के साथ बैठ गई। डिंपल की इस हरकत ने अभिमन्यु को चौंका दिया था। हालांकि इसी के साथ अभिमन्यु को यह भी पता चल गया कि उसने जिन्हें अपना समझा था, दरअसल वो उसके अपने थे ही नहीं। वो तो उसी के प्लान में उसी को धोखा दे रहे थे। डिंपल और रजाक ने ये सब प्लान कब किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिंपल और रजाक ने ऐसा प्लान किया, इससे अभिमन्यु को बहुत फर्क पड़ रहा था। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी। क्या अब भी कोई अभिमन्यु को बचा सकता था? तुम दोनों नर्क में जाओगे, नर्क के कुत्ते की मौत मरोगे। जैसे ही अभिमन्यु ने डिंपल और रजाक को कोसा, वैसे ही रजाक को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। इसी के साथ अभिमन्यु का पूरा शरीर छटपटाने लगा था और उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। अभिमन्यु बहुत सफोकेटिंग फील कर रहा था। सॉरी बॉस, ये कहते हुए रजाक ने अपनी सारी ताकत लगाई और बस अब अभिमन्यु का मरना तय माना जा रहा था। लेकिन क्या अभिमन्यु अपने आप को बचा पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे? या फिर कोई और अभिमन्यु को बचाने आने वाला था? क्या विराज और उसकी पलटन डिंपल तक पहुंच पाएंगे? अगर हाँ, तो कैसे? विराज की पलटन को डिंपल और रजाक के ठिकाने के बारे में कैसे पता चलेगा? आखिर इस कांड में होने क्या वाला था? और इस कांड के बाद विराज और नंदनी का क्या होने वाला था? क्या सुषमा आंटी विराज और नंदनी की शादी करवा के रहेंगी? अगर ऐसा हुआ तो जानवी? इस कहानी की मोह माया को करीब से जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।